हमारे YouTube चैनल बेस्ट विश्वकर्मा साउंड अकलेरा को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको भी मिल सकता है रास्ते में 500 का नोट, क्योंकि एक लाइक की ही तो बात है। करके देख लो, और यदि वीडियो को शेयर करोगे तो 2000 का भी मिल सकता है। अब आगे आपकी किस्मत। पे मेरे को खड़ा किया है, लेकिन आपकी कसम खा के बोलता हूं कि यह समय मेरा कविता पढ़ने का नहीं है। यह समय मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का रहता है। देखिए, पहला कवि हूं। इस कवि सम्मेलन का बहुत अच्छी सरस्वती की वंदना करी योगिता जी ने, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उनके बाद में मेरे को खड़ा कर दिया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खाने में गुलाब जामुन के बाद में कांदा फंसा दिया। सब अपनी अपनी मस्ती में रहना साहब। जितनी भी देर आपके बीच में माँ की वंदना इतनी लंबी चौड़ी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अपन तो हास्य के कवि दादा, 2 पंक्ति में माँ की वंदना करते हैं, सीधे बैठो ऐसे सुबह 6:55 पे बैठते हैं। और ऐसे ही बैठना तो सामने एक डब्बा भी रख लो। निवेदन कर देना चाहता हूं, बहुत अच्छा मंच है साहब। इन्होंने माँ की वंदना करी। मेरे जैसा हास्य कवि 2 पंक्ति माँ के चरणों में रखता है। अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हैं, शुरुआत में बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। और निवेदन करता हूं साहब, 2 पंक्ति आप तक पहुंचे तो यहां से वहां तक तालियों का एक महोत्सव कर देना। निवेदन करता हूं कि शेर पे सवारी करके आजा शेरा वालिए, और भ्रष्ट भ्रष्ट नेताओं को खाजा शेरा वालिए। बोल सांचे दरबार के। ये शेरा वाली आ भी गई। भक्ति में दम है आप। ये हो गई वंदना। इतनी लंबी छोड़ी, जब 2 पंक्तियों में काम हो रहा दादा, तो इतनी लंबी छोड़ी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप टेंशन मत लो साहब, हास्य का कवि हूं जितनी देर। और पहला कवि तो क्या होता है, वो भट्टी की जलेबी होता है। हलवाई क्या करता है, जलेबी बनाने के पश्चात पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देता है कि जा। ये सारे कवि योजना बना के वैसे ही पहले कवि को बोलते हैं कि तू जा। लेकिन साहब मैं कहना चाहता हूं कि जो पहली जलेबी होती है वो आस्था की जलेबी होती है, प्रेम की जलेबी होती है, विश्वास की जलेबी होती है। सारी जलेबियों से ज्यादा उस जलेबी की वक्त होती है। ये जलेबी भट्टी पे चढ़ती है, तब जाके धंधे में बरकत होती है। वाह, जय हो जलेबी भाई। अभी चाशनी नहीं देखी आपने? वो जहाँ जलेबी है, चाशनी, वो मकोड़े तो रहते ही हैं। साहब आनंद की बात है, कहीं से कहीं तक कोई टेंशन मत लेना। जितनी देर मैं आपके बीच में खड़ा हूं, बहुत सारी बातें। और साहब हम तो बालाजी के दर्शन, यहाँ बहुत सारी बातें। इन्होंने कहा कि पैसा वैसा, देखो दादा पैसे की हमको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 2 साल से हम पहले ही फुर्सत में। मतलब आज से 2 साल पहले कवि सम्मेलन के लिए आप कवियों को फोन लगाओ, खेच 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 खूच खूच खेच खाच खींच खाच खूच, तो कवि बोलते थे 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा। पर आज कवियों को फोन लगाओ तो कवि मिलते ही नहीं है, क्योंकि कवियों ने काम धंधा पकड़ लिया। किसी ने समोसे की दुकान डाल ली, किसी ने दूध की डेयरी डाल ली, एक 70 रुपए का नमकीन खरीद के 100 रुपए में बेच रहा है। ये दिन आ गए साहब कवियों के। तब कहना चाहता हूं, न शादी है, न नुक्ता है, प्रसादी है, न भंडारा। कवियों के दर्द पे पंक्ति संभालना, क्योंकि बहुत अच्छा मंच है। आदरणीय संजय शुक्ला जी हमारे बीच में विराजमान है साहब, और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं इनके समक्ष कविता पाठ करके, क्योंकि कुलदीप रंगीला ने पहला कवि सम्मेलन इनके सानिध्य में पढ़ा था। मैं नहीं जानता कविता क्या होती है, मैं नहीं जानता शब्द क्या होते हैं। संजय शुक्ला जी ने मुझे बताया कि अलंकार किस प्रकार होते हैं। साहब संजय शुक्ला उस व्यक्ति का नाम है जिनने कुलदीप को कविता पढ़ने का सलीका सिखाया। शुक्ला जी उस कवि का नाम है जिनने कुलदीप को कविता लिखने का तरीका सिखाया। और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कुलदीप रंगीला जो कुछ भी है साहब, वो सिर्फ खुद की बदौलत है। ये जरूरी है साहब, भ्रम दूर करना जरूरी चल रहा है। फोकट में लो नहीं, टेंशन मत लेना। देखो अपन बड़े धार्मिक आदमी है दादा, और जितनी देर आपके बीच में हूं, मेरा आपसे वादा है कि मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति हमारे देश में बड़ी खराब। मंच पे खड़े होकर ज्ञान की बात करो तो पुलिस बाबा समझ के जेल में डाल दे। और बाबाओं ने एक दूसरे को ही फॉलो कर रहे हैं। पहले एक बाबा जेल में गए आसाराम, फिर रामपाल ने 7 दिन बाद वो वीरेन बाबा पहुंच गए, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण समझते थे। तो रामपाल जी ने कहा बहुत जल्दी आ गया। बोला कुछ नहीं, आसाराम बापू ने चपटी पिन का चार्जर मंगाया था, वही देने आया हूं। तालियां कमजोर है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद।
ये हालत है साहब। लेकिन मैं एक बात, एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं, अपने ठाके लगाएं, लेकिन हमें जीवन में अनुसरण करना है तो हम संतों का अनुसरण करें, न कि इन बाबाओं का अनुसरण करें। जिस दिन हम बाबाओं को छोड़ के संतों का अभी नहीं दादा, जब सब बजाएं जब बजाना है ना, नहीं लोग बोलेंगे दोरे उठ रहे हैं साहब। अगर तो स्थिति ये साहब, जब मैं छोटा था, वो जब स्कूल जाता था, घर आता था, मम्मी कहती थी मस्ती मत कर, बाबा पकड़ के ले जाएगा। शाम को पिताजी कंपनी से आते, बोलते मस्ती मत कर, बाबा पकड़ के ले जाएगा। बाबूजी बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि बाबा को ही पकड़ के लेगा। ये हालत है। और दुनिया का सबसे आसान काम बाबा बनना। बाबा बनने के लिए आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप 2 महीने स्नान मत करो, 3 महीने दाढ़ी कटिंग मत बनाओ, 4थे महीने में बाबा रेडी। लेकिन साहब हमें अगर अनुसरण करना है तो हम इन बाबाओं का अनुसरण नहीं करें, संतों का अनुसरण करें। एक संत का नाम इस धरती पे लेना चाहता हूं, जिस संत ने हमारे हिंदुत्व सनातन की पताका को पूरे विश्व में फहराया, उस संत के नाम पे यहां से वहां तक तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए साहब। हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ा संत हुआ है तो उस संत का नाम था स्वामी विवेकानंद। क्या बात, जिंदाबाद। क्या होते हैं हमारे देश के, हम मंच पे आसाराम बापू इनका नाम लेते तो आप हंस देते हैं साहब, ये हमारे देश के संत नहीं है। एक घटना आपको बताता हूं, जब स्वामी जी शिकागो यात्रा से आ रहे थे, उनके समक्ष विश्व की सबसे सुंदर महिला खड़ी थी। उसने स्वामी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा। उस महिला ने कहा, स्वामी जी कल्पना कीजिए कि ऐसा करने से जो हमें पुत्र होगा वो आपकी तरह गुणवान, बलशाली, विद्वान होगा। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए। उस महिला ने कहा, जी हाँ स्वामी जी। साहब उस वक्त मेरे देश के संतों का जवाब था कि ठीक है देवी, आज से तुम मुझे ही अपना पुत्र समझ ले। ये हमारे देश के संत होते हैं मित्रों। तब 4 पंक्ति उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, का ध्यान चाहता हूँ साहब। स्वागत भैया, स्वागत। आदरणीय दिनेश देसी जी हमारे बीच में बैठे हैं। हालांकि वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे थोड़ी देर बाद मैं इनको तनख्वाह बांटने वाला हूँ। साहब वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, कभी कलियां कभी पत्ती कहीं मकरंद बन बैठे। ये फिल्में देश के युवा दिलों की बन गई धड़कन। विवेकानंद बनना था वो देवानंद बन बैठे, विवेकानंद बनना था वो देवानंद बन बैठे। तालियां आपकी। हालांकि अपने को दिक्कत देवानंद से भी नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार बदल गए इन फिल्मों के कारण। पहले फिल्में कितनी प्यारी आती थी, फिल्मों के नाम कितने अच्छे होते थे, जय संतोषी माँ। और आजकल फिल्में आती हैं, नाम होते हैं टॉयलेट। मतलब आदमी इंटरवल में भी वही देख रहा है। पहले गाने आया करते थे बड़े प्यारे गाने। एक महिला पिंजरे में एक तोते को रखती थी, उस तोते के सामने गाना गाती थी, आज मैं जवान हो गई हूँ हो मिट्ठू मियाँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता था ये गीत। और आजकल के गीत, अरे तेने मारी एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन टन टन। ऐसा लगता ही नहीं है गीत बज रहे हो, ऐसा लगता दादा घर का बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहा हूं। पहले इतने प्यारे साहब, जब दूल्हा घोड़ी पे चलता था तो गीत बजाया जाता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और आज दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता तो गीत बजता है कि तुरंत दूल्हा किसने बनाया रे, भूतनी के। मतलब हम कहां से चले थे कहां आ गए। जब दुल्हन विदा होती थी तो हम कहते थे कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अभी एक दुल्हन विदा हो रही, बाहर बैंड वाला गाना बजा रहा, अरे देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने, इधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये हालत हो गई है साहब। लेकिन हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो आपका प्रेम पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बालाजी के दरबार में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। अगर यहाँ से ये कभी कुछ लेकर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। 2 पंक्ति बालाजी को सौंपता हूँ साहब कि किस्मत वाला वो है जिनको इनका आशीर्वाद मिले। इन्होंने बात कही थी कि पैसा वैसा, साहब देखो पैसा वैसे भी मायने नहीं रखता हमारे लिए। और हम तो कभी ये 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया जब लोगों को कोरोना हो रहा था। अब कार्यक्रम 2 साल से हो नहीं रहे। मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए। अब वो बैठे कुर्सी पे, खोपड़ी पे हाथ धर के, मेरे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही, मैं बिस्तर पे पड़ा। ये कविगण मेरे आए मेरे पास तो इनने पूछ लिया, बोले कुलदीप कैसा लग रहा है।
अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब पैसा मायने नहीं रखता, प्रेम महत्वपूर्ण होता है। मुझे फोन लगाया इन्होंने, खींच खींच खूच 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 खींच खाच खींच, बोले 16 तारीख को कहा हूं? मैंने कहा फुर्सत। बोले अकले राह में आ जाओ। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा कवि कौन कौन है? बोले दिनेश देसी जी हैं, मोनिका हट्टीला जी हैं, संजय शुक्ला जी हैं, आपके लिए क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा आप टेंशन मत लो, दिनेश देसी जी बड़ा कवि है, दिनेश देसी जी से मेरे को मात्र 1000 रुपए कम दे देना। बोला आ जाओ, वो 1000 में ही आ रहा है। मतलब इतने टेक्निकल लोग साहब। तब निवेदन कर देना चाहता हूं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आज से 5 वर्ष पहले हमने बड़ी दीपावली पे जिस नोट की पूजा की थी साहब, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के हमने घर से बाहर फेंक दिया। तब कहना चाहता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, पैसा आदमी के रूप बदल देता है। कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहां से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। क्या बात। भाई साहब यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। सगी सग्गी। और आपको मालूम है सग्गी कौन होती है? जो अपने को छोड़ के नहीं भग्गी, वही सग्गी। यह कविता मैंने उसको एक बार सुनाई, पर उसके समझ में नहीं आई। मैंने दोबारा सुनाई, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। मैंने तीसरी बार सुनाई, उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मईके ही निकल ले। अब अपन प्रसन्न की बला टली, पर 3 दिन बाद अपने को याद आई तो अपन ने उसको फोन लगाया, कैसे वैसे ही खींच खींच खुच 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 खींच खाच खींच। तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। इतना सुन के वो भावुक हो गई, बोले बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजो। ये पीड़ाएं होती है साहब। हम कवियों को कैसी कैसी समस्याएं झेलना पड़ता है। हम, मेरी पत्नी ने जब करवा चतुर्थी का व्रत रखा तो मेरे से कहने लगी प्राणनाथ आप भी तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्या करेगी? बोले पूजन। मित्रों मैंने जीन्स के पैंट पे लाल रंग का एक टी शर्ट फंसाया और दौड़ के अपनी पत्नी के पास में आया, और वही प्रश्न मैंने उससे फरमाया। मैंने कहा तू बता मैं कैसा लग रहा हूं? बोली बताऊं? मैंने कहा बता। बोली बताऊं? बताओ। मैंने कहा बता। बोली पहले खिड़की लगाओ। अपन टेंशन में 70 की स्पीड में दौड़ के गया ने, खिड़की की चिटक नहीं लगाई और दौड़ के फिर पत्नी के पास में आया और वही प्रश्न फरमाया। मैंने कहा बता मैं कैसा लग रहा हूं? बोली बताऊं? मैंने कहा बता। बोली पहले दरवाजा लगाओ। अपन टेंशन में बिना करे पेट में गुदगुदी होने लगी। अब की बार 80 की स्पीड में दौड़ के गया, दरवाजे की सांकल लगाई, ताला लगाया, चाबी जेब में, और आकर के फिर वही प्रश्न पूछा। मैंने कहा बता मैं कैसा लग रहा हूं? बोली बताऊं? मैंने कहा बता। बोली बताऊं? मैंने कहा बता। बोली आप है ना मेरे पप्पा जैसे लग रहा हो। ये पीड़ाएं भोगनी पड़ती है साहब। और इनने तो मेरा नाम रख दिया साहब। कवि समाज में कोई भी आता है तो उसका नामांकन होता है। इनने मेरा नाम रख दिया रंगीला, और रंग के आते पता ही नहीं, नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है। आगे आगे मेरे को 5-7 ऐसे दिख रहे जिनको बाल देना भूल गया है। अध्यक्ष हैं। नहीं अध्यक्ष जी हैं, तब उसमें मेरा क्या कसूर उड़ गया? तो नहीं, हालांकि देखो अध्यक्ष जी है ना, तो क्या है साहब, मैं वास्तव में गंजों का बहुत सम्मान करता हूँ। गंजों का। और इसलिए करता हूँ क्योंकि दादा सुनना, हाँ अपन चर्चा बाद में कर लेंगे, बाल बाद में गिन लेंगे, अभी सुन लो। है ना साहब, गंजों का वाकई सम्मान करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि ये जो गंजे होते हैं ना अध्यक्ष जी, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, जिनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो। वो भी विदाउट टिकट ने। ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है। विपुल जी मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं।
उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, हाँ, हम उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। इकबाल। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, वाई वाई। वो क्या 5-7 मिनट तो उनको चंपालाल जी को आनंद आया, फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं वो गड़ने लगे तो चंपालाल जी जोर से चिल्लाए, क्यों रे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। बोले क्यों रे, मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोला दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। हाय हाय वाह। ये आनंद होता है साहब। लेकिन जितनी आपने ठाके गंजों के लिए लगाए, मैं एक टिप्पणी इनके सम्मान में कर देना चाहता हूं। मैंने पूरे देश की यात्रा की, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये आनंद है साहब। इस आनंद को हम तलाश रहे थे पिछले 2 सालों से, और इन 2 सालों में हमने कोरोना में क्या सीखा भाई साहब? आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन 2 सालों में हमने सीखा है कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है, मगर आदमी दुनिया में किसी के बिना नहीं रह सकता है, तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये इन 2 वर्षों में हमने सीखा है साहब। कोरोना काल में बहुत सारी पीड़ाएं झेली और स्थितियां ये हो गई है, सच बताऊं 10 साल पहले की सत्य घटना बताता हूं दादा, हमारे साथ तो आदमी क्या मशीनें तक मजाक करती है। 10 साल पहले की सत्य घटना, मैं गया बाजार में जाकर के मैंने चप्पल खरीदी। चप्पल खरीदकर सीधे सीधे दुकानदार से एक प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा भाई साहब कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा, जमीन से और पांव से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। मैंने कहा बारिश का टाइम है, एक छाता भी खरीद लो। छतरी खरीद के फिर दुकानदार से प्रश्न पूछा कि कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा, बारिश से और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। साहब घर गया तो मेरे को देखने लड़की वाले आए थे। लड़की की माँ ने मुझे देखा, देखकर पसंद किया और मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या आपको लड़की पसंद है? मैंने कहा पसंद तो है, पर कब तक चलेगी? अपने को नहीं पता। वो लड़की की माँ भी मजाक के मूड में तुरंत कहने लगी कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। वाह भाई वाह। ये स्थितियां हो गई है साहब। तब एक कविता पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि इस माटी से मुझे विशेष प्रेम है। वो इसलिए सेन साहब कि आज से 10 वर्ष पहले जब कुलदीप रंगीला ने अपने जीवन में कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी तो पहला मंच इसी जगह पे पड़ा था, इसी माटी में पड़ा था। इसलिए इस माटी को नमन करता हूं। और उस कवि सम्मेलन में मुझे कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला था साहब। आज हम संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में जाते हैं, हमें 10,000, 20,000, 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं। लेकिन उस समय जो लिफाफा मिला था वो 51 रुपए का लिफाफा था। और मैंने उसी समय संकल्प लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, पर कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि उस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। वाह रे भाई वाह। इतना लोड मत लो कवियों को, गंभीरता से कोई नहीं लेता है। ताली बजाओ यार, झूम के मजा आ रहा हो। क्योंकि साहब हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं। लेकिन आइए, बहुत लंबी टीम है, एक एक कवि सम्मेलन के बराबर है। मैं अपने जीवन की एक प्रतिनिधि रचना, क्योंकि अग्रवाल जी यहाँ पर विराजमान है जो कविता के बड़े पारखी हैं, देश के बड़े बड़े कवियों को सुना है। मैं इनके सामने अपनी एक कॉपी जांच कराना चाहता हूं साहब। ये कविता अभी पिछली 22 तारीख को मैंने दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में पढ़ी, जो सराफा व्यापारियों का कार्यक्रम था। एक व्यापारी मंच पे चढ़े, उन्होंने अपने गले में से 10 तोले की सोने की चेन निकाली और मेरे गले में डाल दी। बोले धन्य हुआ, तुम्हारी कविता बड़ी अच्छी थी। साहब मुझे टेंशन, मैं घर आया, मुझे डाउट। मैंने कहा कि है कि नहीं 10 तोले की। सुनार के पास गया, मैंने कहा कितने तोले की? बोले 10 तोले की। मैंने कहा कितने की? बोले 25 रुपए की। नकली इतने की आती है। तो कवि ने कई बार श्रोता भी बदमाश निकल जाते हैं साहब। लेकिन एक कविता मैं अपने मन की पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबी टीम है। और निवेदन ये है, 3 मिनट जितने ठाक आपने कुलदीप रंगीला के लिए लगाए साहब, 3 मिनट आप अगर गंभीरता से मुझे दे सकते हैं तो एक बार ताली बजाकर मुझे इस बात का एहसास दिलाएं। स्वागत पढ़ो भाई साहब। भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक सैनिक सीमा पर तैनात रहता है, उसके पास एक पत्र पहुंचता है। उस पत्र में यह लिखा होता है कि उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। साहब घर आता है, घर आकर वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है। अविवाहित था, अपनी मां से बड़ा स्नेह था, अपनी मां की याद में रोटी का एक निवाला अपने मुंह में नहीं रखता है।
2 दिन हो जाते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि बेटा कुछ खा ले, मगर वो खाना कब खाता है ये मैं यहां से शुरुआत कर देना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत स्वागत पढ़ो। कि वह माँ जिसने जीवन भर हाँ, मुझको रोने तक नहीं दिया। 2 दिन पहले जिसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया है, क्या बात। कि वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया, आज उसी की यादों ने 2 दिन तक सोने नहीं दिया। अरे जो बचपन में मुझे सुलाती मैं उसे सुलाकर आया हूँ, और लगता जैसे माँ के संग में खुद को मिटा कर आया वाह हूँ, भैया, वाह। लगता जैसे माँ के संग मैं खुद को मिटा कर आया हूँ। कविता के साथ यात्रा करना कि उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब। हाँ, अरे उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब, पर फटकार लगाने वाला घर में कोई नहीं था। अब 2 दिन बीते, सारे बोले कुछ तो पेट में डालो तुम। माँ बोली सपने में आकर बेटा खाना खा लो तुम। सपने में पाके माँ का दर्शन में दौड़ा तब किचन में, फौरन हाथ लगाया मैंने रोटी के डब्बे के बर्तन में। अरे डब्बा खोला, उस डब्बे में मुझको माँ का प्यार मिला, जीवन भर फिर भूख ना लगे ऐसा ही का हार मिला। अरे घी में लथपथ पतली पतली एकदम छोटी छोटी थी, अरे उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। वाह भैया वाह, वाह। मित्रों तालियां अभी भी कमजोर है, लेकिन अगली पंक्ति पे एक अवसर आपको पुनः देता हूं। माताओं बहनों का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा कि उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। उस रोटी के साथ न सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। हाँ, अरे उस रोटी के साथ न सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। अरे रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी को लगा चेहरे से भूला, घर में माहौल है गम्मी का। वह 2 रोटी यूं लगती जैसे आंचल हो मम्मी का। अरे वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी रामायण की चौपाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। अरे वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। और कविता अपना अंतिम पड़ाव पर है। मित्रों कुलदीप रंगीला ने अगर ईमानदारी से आपके हृदय पर हस्ताक्षर कर दिए हो तो कविता के अंत में पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियों के माध्यम से मुझे विदा करना कि वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। रोटी खाकर कुछ खाने की इच्छा मन में जगी नहीं। कसम है मित्रों माँ की मुझको भूख आज तक लगी नहीं। वर्ष कई व्यतीत हो गए इस घटना के बाद में, जाने कितने लम्हे गुजरे उन 2 रोटी की याद में। माता मुझको भूख लगी मैं नींद में बोला करता हूँ, आज भी रोटी के डब्बे का ढक्कन खोला करता हूँ। भूख देखकर शायद मेरी उस माँ का कलेजा हिल जाए और फिर से किसी दिन डब्बे में